हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एज एजुकेशन। सो टुडे इज़ योर सेकेंड लेक्चर ऑफ सफल सीरीज़, जिसमें कि हम लोग आरसीसी का सेकेंड चैप्टर करेंगे और उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो सारे लगाएंगे और उससे पूरा चैप्टर 2 अपना कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और आई होप आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा जिसमें कि हमने चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस किए थे और पूरा चैप्टर 1 हमने कंप्लीट किया था क्वेश्चंस के थ्रू। सो वैसे ही आज भी करेंगे, चैप्टर 2 का सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। So in this chapter we will discuss about the ultimate stress, working stress and actual stresses, modular ratio, stress strain diagram, neutral axis, moment of resistance of the section and the classes of RCB. Okay, so these are the topics जो कि आप इसको हम लोग complete करेंगे through the questions. So the first question is, in RCC design which of the following load is not considered with earthquake load? So RCC डिज़ाइन में हम लोग अर्थक्वेक लोड के साथ कौन सा लोड है जो नहीं कंसिडर करते हैं। तो वी नो कि जो विंड लोड होता है वो कभी भी अर्थक्वेक लोड के साथ कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, बिकॉज देखिए, अर्थक्वेक और विंड लोड ये दोनों ही जो लोड्स हैं वो ऐसे हैं कि आप हमेशा कभी भी कोई स्ट्रक्चर बनाओगे तो हमेशा इनको साथ में नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज ये कभी भी साथ में नहीं आते हैं। देयर आर वेरी रेयर चांसेस कि ये दोनों ही लोड्स एक साथ आपके स्ट्रक्चर पे आए। ठीक है, विंड लोड्स मोस्टली जब भी हम हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हैं या जितने भी हमारे स्काई स्क्रैपर्स होते हैं तो वहाँ पे तो दोनों लोड को कंसिडर किया जाता है। बट एक नॉर्मल जो बिल्डिंग्स होती है हमारी मल्टी स्टोरी, तो उसके लिए या तो हम अर्थक्वेक लोड ले लेते हैं या फिर विंड लेते हैं, बिकॉज अर्थक्वेक लोड भी हमारा एक अनसर्टन लोड है और एक ऐसा नहीं आता वंस इन अ वाइल। ठीक है, ये वंस इन अ वाइल की कंडीशन है अर्थक्वेक के लिए। ठीक है, अर्थक्वेक हमारा ऑलवेज़ नहीं आता है। ओके, तो इसी वजह से हम उसको हमेशा नहीं, अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो उससे ज़्यादा बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हमें बनाने पड़ेंगे, दो लोड ज़्यादा हो जाएगा, तो बिना वजह हमारा क्या होगा, वो सेक्शन इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। और एज ए इंजीनियर हम चाहते हैं कि हमारा सेक्शन इकोनॉमिकल हो, इसी वजह से ये लोड्स हम साथ में नहीं लेते हैं, अर्थक्वेक एंड विंड लोड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा विंड लोड का। ओके, next question, the following should be arranged in ascending order based on their safety factor in working stress method. Okay, so connection, short column, long column, tension member. ठीक है, तो आप इसको लगा के देखो, क्वेश्चन करो आप खुद से। ठीक है, मैं आपको भी टाइम दिया करूँगी कि आप भी इसको जो है क्वेश्चन करने को अपने आप से करने की ट्राई करो। ठीक है, और फिर मैं इसको कराऊँगी। सो कोड ने हमें ये जो इसकी कुछ वैल्यूज़ दी हैं, ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपको याद करनी है। ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहता है हमारा कनेक्शंस के लिए अलग होता है। सो कनेक्शन के लिए ये जो वैल्यू रहती है आपकी, कनेक्शंस के लिए ये वैल्यू आपकी दी हुई है 2.5 to 3। फॉर शॉर्ट कॉलम ये वैल्यू है आपकी 1.67 एंड फॉर लॉन्ग कॉलम यही वैल्यू आपकी हो जाती है 1.92 एंड फॉर टेंशन मेंबर्स दिस वैल्यू इज़ 1.67। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से कि जो हमें क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। सो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जब भी हम असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखते हैं। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू हमारी कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू की बात करेंगे तो आप देख सकते हो कि टेंशन मेंबर और शॉर्ट कॉलम इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो सबसे लास्ट में हम ये दोनों ही वैल्यूज़ लिख सकते हैं। सो ये कौन सा था, ये फर्स्ट, दिस इज़ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम लिखें तो सेकेंड और फोर्थ ये दोनों, ये तो हमारी बराबर है। उससे बड़ी कौन सी वैल्यू है, थर्ड वन, एंड उससे बड़ी है फर्स्ट वन। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, सेकेंड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फर्स्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द अल्टीमेट लोड टू द वर्किंग लोड। ठीक है,
एंड इसको देखो, एक और क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द अल्टीमेट स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। सो वी ऑल नो कि जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है उसको हम लोग अल्टीमेट लोड और वर्किंग लोड के रेशियो के बराबर होता है। सो जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है इट इज़ अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड, ठीक है। समटाइम्स इसको हम लोग ये भी बोलते हैं, अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें तो ये तो हमारी वर्किंग स्ट्रेस में इसकी वैल्यू हो गई, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम ये लेते हैं। बट एक्चुअल में बात करें तो ये होती है हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अपॉन द स्ट्रेस अलाउड इन मटेरियल, ओके। तो ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अपॉन स्ट्रेस अलाउड इन मटेरियल। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। बिकॉज इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो हम अल्टीमेट लोड बोलते हैं, अल्टीमेट लोड इज़ द स्ट्रेंथ। बट जो स्ट्रेस अलाउ करते हैं मटेरियल पे वो हमारा वर्किंग लोड या फिर सर्विसेबल लोड होता है। सो ऑप्शन इज़ ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following design methods of reinforced cement concrete structure is based on the linear elastic theory? okay, so कौन सा reinforced cement concrete structure जो है वो linear elastic theory पे based होता है, ठीक है। जब भी हम फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे थे तो उसमें हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी थी जब वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ रहे थे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड को हम लोग लीनियर इलास्टिक मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द रीज़न कि हम उसको क्यों बोलते हैं लीनियर इलास्टिक मेथड, ठीक है। यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बिकॉज इन WSM हम लोग क्या मानते हैं, WSM में हम कुछ अजम्पशंस मानते हैं जिसमें कि वन ऑफ द अजम्पशन ये होता है कि जो हमारा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस वो हमारा स्ट्रेस का जो प्रोफाइल रहता है वो लीनियर रहता है, ठीक है। और जो हम लोड्स को कंसिडर करते हैं वो विद इन द इलास्टिक लिमिट करते हैं, ठीक है। सो जो लोड आएंगे वो विद इन इलास्टिक लिमिट ही आएंगे हमारी, ओके। तो जब भी हम अब हमें ये पता है कि जब भी हम अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व ले लें, स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व, तो ये हमारा इस तरह से डायग्राम बनता है। दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन। एक सेकेंड, इसको मैं आपको बना के दिखाती हूँ। सो जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है ये स्ट्रेट लाइन होती है, फिर यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ तक हम मानते हैं ये होता है हमारे पास, यहाँ पे मुझसे स्ट्रेट लाइन बट इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। एंड ये हमारा मान लो कि बी होता है विच इज़ इलास्टिक पॉइंट। सो इसलिए इसमें हम क्या मानते हैं कि जो हमारा मटेरियल है वो इलास्टिक लिमिट तक ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इलास्टिक लिमिट तक ही उसकी जो भी वैल्यूज़ हैं, जो स्ट्रेंथ है उसको कंसिडर किया जाएगा। बट देखिए इन एक्चुअल हमें पता होता है कि जो हमारा कर्व है वो लीनियर कहाँ तक रहता है, सिर्फ और सिर्फ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक, ठीक है। बट डिज़ाइन के कंसिडरेशन के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा इलास्टिक पॉइंट है और जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। इसकी वजह से हम लोग इसको एक ही पॉइंट मानते हैं और इसीलिए इस टर्म को हम लोग लीनियर इलास्टिक टर्म बोलते हैं, ठीक है। तभी हमारा जो स्ट्रेन आता है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन का हमारा कर्व होता है वो हमारा लीनियर होता है। और यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमारा हुक्स लॉ वैलिड होता है, ठीक है। हुक्स लॉ वैलिड होता है बिकॉज वी अज्यूम कि जो वेरिएशन है स्ट्रेस का वो लीनियर है स्ट्रेन के साथ, ठीक है। इसीलिए इसको लीनियर इलास्टिक थ्योरी किसको कहा गया है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड को किया गया है। नाउ नेक्स्ट, a reinforced concrete beam has cross sectional dimension 300 into 1000 mm assuming M25 grade and Fe 500 grade steel. The cracking moment of the section is, सो ये आप लोग करिए, इसको कैसे करना है। हमें
हमें क्या निकालना है, क्रैकिंग मोमेंट ऑफ द सेक्शन, ठीक है। तो क्रैकिंग मोमेंट कब आएगा, जब हमारा कोई भी सेक्शन है उसमें अगर उसमें जो स्ट्रेसेस हैं उसकी वैल्यू अगर क्रैकिंग जो हमारा स्ट्रेस होता है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्लेक्चर स्ट्रेस, जो हमारी FCR होती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रप्चर, या फिर फ्रैक्चरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होती है वो। तो जब हमारा सिग्मा किसी भी सेक्शन का हमारा जो सिग्मा है वो अगर FCR के बराबर हो जाता है, ठीक है, तो उस सेक्शन में क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और उसके थ्रू जब भी हम मोमेंट को निकालते हैं तो वह हमारा क्रैकिंग मोमेंट आ जाता है, ठीक है। सो इन दिस केस अगर हम बेंडिंग इक्वेशन लिखते हैं, बेंडिंग इक्वेशन हमारी क्या होती है, M/I इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई, ठीक है। सो हेयर जो M होगा ये हमारा क्या होगा, क्रैकिंग M हो जाएगा, ठीक है। और जो सिग्मा होगा, दिस सिग्मा, जब ये सिग्मा की वैल्यू हमारे FCR के बराबर होगी, ठीक है, जिसको हम लोग मॉडुलस ऑफ रप्चर बोलते हैं, या फिर कल ही हमने देखा था कि इसको हम लोग क्या बोलते थे, फ्लेक्चरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। FCR जो होता है ये हमें बताता है कि हमारे सेक्शन में कब क्रैक आने वाले हैं, कब क्योंकि रप्चर स्टार्ट हो जाता है इसी स्ट्रेस पे। तो जब भी सिग्मा की वैल्यू हमारे FCR के बराबर होती है तो क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे हम सिग्मा की जगह FCR लिखेंगे, ठीक है। एंड दिस वैल्यू जो वाई की वैल्यू हो जाएगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू पे ही तो वो क्रैक्स आएंगे। सो दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू वाई मैक्स एंड इनटू आई, ठीक है। सो नाउ फ्रॉम द क्वेश्चंस हमें क्या दिया है, FCK की वैल्यू दी है विच इज़ 25। तो यहाँ से हम लोग FCR निकाल लेंगे जो कि हो जाएगा 0.7 अंडर रूट ऑफ FCK, ओके। सो इसको जब फाइंड आउट करेंगे फाइनली इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.5। नाउ y की बात करें तो y मैक्स हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा D/2। सो हेयर इन द क्वेश्चन हमारा ये क्या दिया है, दिस इज़ B एंड दिस इज़ D। सो D है 1000, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 1000/2 इज इक्वल्स टू तो 1000/2 क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है। और I की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हो जाएगा BD3/12। और B कितना है हमारा, B है हमारे पास 300 और D है 1000^12। सो यहाँ से जब फाइनली हम ये सारी वैल्यूज़ में पुट करेंगे तो हमारे MCR की वैल्यू आ जाएगी आफ्टर पुटिंग ऑल दिस। FCR कितना था, 3.5/500 इंटू 300 इंटू 1000^12, ओके। जब आप इसको कैलकुलेशन इसकी आप कर लो, देखो इसको कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। मैं कैलकुलेशन करके देख लेती हूँ इसकी कितनी आ रही है इसका आंसर। यहाँ से इसको मैं कर देती हूँ। सो 3 4 दिस 0.7, ओके। सो ये फाइनली जो वैल्यू निकल के आ रही है हमारी वो निकल के आएगी 175 किलोन्यूटन मीटर। ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इससे हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन ऑफ RCC मेंबर इज़ नोन एज। सो RCC मेंबर में जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन है उसको क्या कहते हैं हम, ठीक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच कहते हैं, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच होती है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होती है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो अब ये देखिए कि कितना फ़ायदा होता है, हमने फास्ट ट्रैक रिवीजन में ये चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारे वर्किंग स्ट्रेस मेथड होते हैं उसके कई नाम होते हैं, और इस टाइप को भी पढ़ा था कि वो कौन सी अप्रोच को फॉलो करता है, ठीक है। सो इन दैट भी हमने डिस्कस किया था कि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है वो हमारी डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच रहती है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो हम मानते हैं कि हमने फाइनल वैल्यूज़ मतलब स्ट्रेस की एक पर्टिकुलर वैल्यू आप ले लेते हो, ठीक है। क्योंकि कोई ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, आपने लोड का तो आपने लिया नहीं, कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया नहीं है आपने, ठीक है। लोड आप ये मान के चल रहे हो कि जितना आपने लोड माना है उतना ही आएगा, उसमें अनसर्टेनिटी को आपने कंसिडर ही नहीं किया कि कभी अगर आपने सपोज़ 100, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि आपने अगर 100 किलोन्यूटन के लिए कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है तो वर्किंग स्ट्रेस में आप ये मानते हो कि लोड 100 ही आएगा, 100 से ज़्यादा लोड नहीं आ सकता,
ठीक है। सो यही था, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब उसमें अनसर्टिनिटी को इन्होंने कंसिडर नहीं किया था। दैट्स वाई इसको हम लोग डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच भी बोलते हैं। इसीलिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड में मैंने बोला था कि आप ये चीज़ याद रख लो कि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है इसको हम लोग समटाइम्स क्या बोलते हैं, इसको तो हम लोग मॉड्यूलर रेशियो भी बोलते हैं, मॉड्यूलर रेशियो मेथड, ठीक है। एक तो ये भी बोलते हैं, इसको हम लोग लीनियर इलास्टिक मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। एंड इट फॉलोज डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। ये 3 पॉइंट्स आपको बहुत याद होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स ये पूछ भी सकता है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड को कौन सा मेथड बोलते हैं। ये सारी चीज़, ये 2 क्वेश्चन तो आपने देख ही लिए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते क्या है। अकॉर्डिंग टू द वर्किंग स्ट्रेस मेथड द मॉड्यूलर रेशियो बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट इज, ठीक है। मॉड्यूलर रेशियो के बारे में पूछ रहा है, और यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि मॉड्यूलर रेशियो इज डिनोटेड बाय। सो अगर हम बात करें व्हाट इज़ मॉड्यूलर रेशियो, सो जो मॉड्यूलर रेशियो होता है हमारा वो क्या होता है, मॉड्यूलर रेशियो जो होता है हमारा द रेशियो ऑफ ES/EC, ठीक है। इन डेफिनेशन फॉर्म में अगर हम बोलें कि ये जो मॉड्यूलर रेशियो होता है वो होता है द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। सो दिस इज़ द जर्नल टर्म, ये है हमारी एक जर्नल टर्म है मॉड्यूलर रेशियो की, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर रेशियो भी बोलते हैं, ओके। बट अगर हम WSM की बात करेंगे तो उसमें जो मॉड्यूलर रेशियो है उसको डिफाइन किया गया है M = 280/3 सिग्मा CBC, ओके। ये डिफाइन किया गया है 280/3 सिग्मा CBC, जहाँ पे सिग्मा CBC की वैल्यू अभी हमने पीछे देखी, सिग्मा CBC की वैल्यू क्या होती है, इट इज़ अ परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग, ठीक है। तो ये होता है परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग, ठीक है। और इस मॉड्यूलर रेशियो का आप देखेंगे कि बहुत रोल है, काफ़ी ज़्यादा वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोग मॉड्यूलर रेशियो का काफ़ी यूज़ है, इसलिए बिकॉज कभी मॉड्यूलर रेशियो का यूज़ हम वहाँ भी करते हैं जहाँ पे हमें सेक्शंस को कन्वर्ट करना पड़ता है। लाइक हमें कंक्रीट के सेक्शन को स्टील के सेक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके इक्विवेलेंट बनाना है, तो वहाँ पे भी हमारा मॉड्यूलर रेशियो बहुत काम में आता है, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलर रेशियो हम लोग इक्विवेलेंट सेक्शंस डिज़ाइन करते हैं, जिसमें कि आपने जब रिवीजन कराया था तो वहाँ पे पढ़ाया था कि इक्विवेलेंट सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, जिसमें कि हम देखते हैं कि अगर हमें अपनी AST जो हमारी एरिया ऑफ स्टील है उसको कंक्रीट के सेक्शन में कन्वर्ट करना है, इक्विवेलेंट टू कंक्रीट रखना है, तो उसमें हमारा मॉड्यूलर रेशियो का काफ़ी रोल है। उसको लिखने के लिए हम क्या करते थे, हम लिखते थे जो हमारा एरिया ऑफ स्टील होता था उसको अगर हम मॉड्यूलर रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो हमारा एरिया हो जाएगा, जो एरिया ऑफ स्टील का एरिया है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कंक्रीट के एरिया में, ठीक है। एंड वी ऑल नो कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम जो भी चीज़ें करते हैं वो कंक्रीट को में कन्वर्ट करके ही सारी डिज़ाइनिंग करी जाती है, ठीक है। स्टील की चाहे हम स्ट्रेस लेते हैं स्टील का या एरिया लेते हैं, उसको हम कंक्रीट में कन्वर्ट करके ही आगे की सारी पूरी डिज़ाइनिंग करते हैं इसमें, ठीक है। तो वहाँ पे ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मॉड्यूलर रेशियो, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू होती है 280/3 सिग्मा CBC मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू। और यहाँ से अगर मैं, ये तो हो गया हमारे पास एरिया ऑफ कंक्रीट, ठीक है। अगर हमें स्ट्रेस निकालना हो, ठीक है, कि द स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, तो उसको हम लिखते हैं सिग्मा C, जो कि हो जाता है सिग्मा ST/M, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक्स है। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि एरिया ऑफ स्टील को अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं कंक्रीट में तो वो कितना होगा, ठीक है, कि इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट कितना होगा स्टील का। तो ये फार्मूला लगा के आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, या अगर उसी में ही स्ट्रेस पूछता है तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक। एक यहाँ से इस फॉर्मूले से आप देखो एक चीज़ देख रहे हो कि जो मॉड्यूलर रेशियो है हमारा, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा CBC। मीन्स सिग्मा CBC क्या है, इन आर केस सिग्मा CBC क्या है, FCK/3। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मॉड्यूलर रेशियो होता है
it only depends on grade of concrete. सो समटाइम्स यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मॉडुलर रेशो आपका ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है, कंक्रीट पे डिपेंड करता है, या दोनों पे डिपेंड करता है. तो ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है हमारी. ठीक है. सो ये आपका इसका आंसर हो गया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इफ़ EC and ES आर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट एंड स्टील रेस्पेक्टिवली दैन द मॉडुलर रेशियो विल बी. सो अगर EC और ES आपके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट और स्टील के हैं, तो अभी मैंने देखा कि जो हमारा जनरल टर्म है मॉडुलर रेशियो का वो क्या होता है, M = ES अपॉन EC. सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. If the permissible compressive stress in concrete in bending for M20 grade of concrete is 7 Newton per mm², then the modular ratio will be. ओके. सो यहाँ पे आपको परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग फॉर M20 दिया है 7. एंड वी ऑल नो कि M20 के लिए अगर ग्रेड हमारा 20 का है तो उसमें सिग्मा CBC की वैल्यू होती है 7 न्यूटन पर mm². यहाँ पे दी भी है, नहीं भी देते तब भी हम कर लेते. ठीक है. बाकी इन्होंने पूछा है कि मॉडुलर रेशियो कितना होगा. सो वी ऑल नो कि M = 280/3 सिग्मा CBC होता है. एंड 280/3 × 7 करेंगे तो 40 एंड 40/3. तो इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 13.33 अप्रॉक्सीमेटली. सो ऑप्शन बी उसका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. द रिलेशन बिटवीन द इफेक्टिव मॉडुलस CE, शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस C एंड क्रीप कोफिशिएंट थीटा ऑफ द कंक्रीट. ठीक है. सो ये भी हमने कल चैप्टर में देख लिया था कि जब हम लोग क्रीप को कंसिडर करते हैं तो हमारा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो चेंज हो जाता है. ठीक है. वो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाता है, ECE. ठीक है. ये हमारा हो जाता है EC अपॉन 1 + थीटा, जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं. ठीक है. सो इसे हम लोग लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं. सो यहाँ से आप देख लो कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपके लिए. ECE = EC अपॉन 1 + थीटा, वे थीटा इज़ द क्रीप कोफिशिएंट होता है और ये अपना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट भी कहते हैं. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन मॉडुलर रेशियो इज़. अब देखो ये बताओ कि क्रीप पर मॉडुलर रेशियो का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. ठीक है. अभी फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा कि हमारा जो ECE होता है वो क्या होता है, EC अपॉन 1 + थीटा. एंड वी नो सिंस कि M = क्या होता है, ES अपॉन EC. सो इसी वैल्यू को अगर हम रख देते हैं EC की वैल्यू, बिकॉज अगर वी आर कंसिडरिंग, इफ़ वी कंसिडर क्रीप. ठीक है. जब हम क्रीप कंसिडर करेंगे तो EC की जगह हम क्या लेंगे, ECE लेंगे. तो इसमें जब हम ECE की वैल्यू रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, EC अपॉन 1 + थीटा, जो कि हो जाएगा ES × 1 + थीटा अपॉन EC. सो वी नो कि ये हमारे क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया क्रीप कोफिशिएंट. ठीक है. तो अगर आप, ठीक है, तो क्रीप की वजह से क्या होगा, आपका जो मॉडुलर रेशियो होगा वो इंक्रीज़ करेगा, बिकॉज दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना वो आपकी मल्टीप्लाई हो रही है इसमें. ठीक है. तो ये वैल्यू आपकी बढ़ रही है. इट मीन्स ES अपॉन EC की वैल्यू आपकी इंक्रीज़ कर रही है. सो मॉडुलर रेशियो विल इंक्रीज. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. According to the basic consideration of working stress method for reinforced concrete design, the stress strain relationship of steel and concrete under working load is. ठीक है. तो देखो अब जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड हम लोग करते हैं, अभी हमने देखा कि इसमें कुछ अजम्पशंस हम लोग कंसिडर करते हैं. ठीक है. पहला कंसिडर जो अजम्पशन होता है, अगर हम अजम्पशंस की बात करें, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अजम्पशंस की बात करें, पहला क्या होता है कि प्लेन सेक्शन इस प्लेन
बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग, ठीक है। मतलब बेंडिंग से पहले भी वो सेक्शन प्लेन ही रहेगा और आफ्टर बेंडिंग में वो सेक्शन प्लेन रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्ट्रेन प्रोफाइल रहेगी वो क्या रहती है, स्ट्रेन प्रोफाइल इज़ लीनियर, ओके। सेकेंड हमने देखा था कि जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन होता है वो भी लीनियर होता है, ठीक है। कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप हम लोग लेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इज़ लीनियर, मीन्स हुक्स लॉ इज वैलिड, ठीक है। हुक्स लॉ वैलिड रहता है इसमें। इसका एक और अजम्पशन है, वो भी आप लिख लो कि हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं नो स्लिप कंडीशन, ठीक है। नो स्लिप कंडीशन मीन्स स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी मीन्स कि अगर हम कोई सेक्शन बनाए, सपोज जैसे कि हमने कोई सेक्शन ले लिया है, ऐसे ही देखने के लिए, एग्जांपल के लिए देख रही हूँ, ठीक है। और ये हमारी क्या है, और ये हमारी इसमें रेनफोर्समेंट है, ठीक है। और ये हमारे अच्छे से बॉन्डेड है, ठीक है, एक अच्छा बॉन्ड है, दिस इज़ कंक्रीट, हमारा ये अच्छा बॉन्ड है। तो ये क्या होगा कि अगर हम मानते हैं कि नो स्लिप कंडीशन अगर हम मान रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब इसके ऊपर लोड आएगा तो कंक्रीट और स्टील दोनों में ही जो 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 डिफॉर्मेशन आएगा या जो भी स्ट्रेन आएगा वो एक साथ आएगा, ठीक है, साथ में आएगा। इसीलिए जो हमारा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन जो होता है स्टील में और स्ट्रेन इन कंक्रीट, ये सेम माना जाता है, ठीक है। तो एक ये हमारा इम्पॉर्टेंट अजम्पशन ये होता है, ठीक है। सो जब भी हम अगर हम वर्किंग स्ट्रेस का स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलेशनशिप बनाएं तो ये कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो इसका हम देख लेते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, जिसका हम इक्विवेलेंट सेक्शन जब हम दिखाते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाते हैं। ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगी, दिस इज़ अ न्यूट्रल एक्सिस, ओके। ये हमारा रेनफोर्समेंट का हो गया सेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं MAST, ठीक है। सो इक्विवेलेंट टू कंक्रीट में हमने बताया दिस इज़ अ इक्विवेलेंट सेक्शन, ठीक है। ये हमारा इक्विवेलेंट सेक्शन। तो यहाँ पे हमने जो स्टील थी उसको भी कंक्रीट में कन्वर्ट कर लिया है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी MAST, ठीक है। एंड दिस डिस्टेंस इज़ XA, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस उसको हम लोग XA बोलते हैं। तो इसमें जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व होता है वो अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो अभी मैंने कहा कि जो स्ट्रेन होता है उसका रिलेशन क्या होता है, लीनियर, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेन का होता है प्रोफाइल, दिस इज़ अ स्ट्रेन प्रोफाइल एंड दीज वैल्यूज़ आर इक्वल। तो मुझे थोड़ा सा ठीक बनाना पड़ेगा, इसका मैं इरेज कर देती हूँ, वेट, सही नहीं बना है ये। इफ़ आई मेक ये जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन का ये जो वैल्यू रहेगा, ठीक है। सो दिस इज ओके। तो ये हमारा हो जाता है एप्सिलॉन एस, और ये हो जाता है, सॉरी, ये होता है एप्सिलॉन सी, और ये हो जाता है एप्सिलॉन एस, ठीक है। तो WSM के लिए कोई वैल्यू दी नहीं हुई है इसकी, सिंपली उन्होंने बस ये बोल दिया कि वैल्यू सिमिलर है। ऐसे ही हम लोग स्ट्रेस का जब रिलेशन देखते हैं तो स्ट्रेस का भी रिलेशन हमारा लीनियर होता है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेस का रिलेशन भी लीनियर होता है, जिसमें कि ये जो वैल्यू होती है ये होती है हमारे पास, सॉरी, this value is sigma ST by M and this value is sigma CBC,
इफ़ वी टॉक अबाउट द बैलेंस सेक्शन, ठीक है। सो बैलेंस सेक्शन में ये वैल्यू हमारी सिग्मा एस टी बाई एम रहेगी और ये सिग्मा। तो ये हमारा स्ट्रेन का वेरिएशन है, स्ट्रेन प्रोफाइल जिसको बोलते हैं। ये है सॉरी, दिस इज़ स्ट्रेस प्रोफाइल, दिस इज़ स्ट्रेस प्रोफाइल एंड दिस इज़ स्ट्रेन प्रोफाइल। ओके, तो अब यहाँ पे देख लो कौन सा ऑप्शन आपका रहेगा। ये पूछ रहा था कि स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ कंक्रीट अंडर वर्किंग लोड इज टेकन एज, तो दिस रिलेशनशिप इज लीनियर। ओके, विच टाइप ऑफ टेस्ट ऑन स्टील इज डन टू ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो ग्राफ बनाते हैं ना हम लोग, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो बनाते हैं, जो आपने देखा होगा, अभी मैंने आपको जब मैंने समझा रही थी हुक्स लॉ, तो उसमें भी मैंने बताया था कि अब स्ट्रेस स्ट्रेन में जो हम लोग कर्व बनाते हैं, जिसमें कि हम मानते हैं कि यहाँ तक वैल्यू थोड़ी रहती है, फिर उसके बाद यहाँ आके फिर व्हाट इज़ दिस, ये हमारी वैल्यू चली जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ आवर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो ये जो कर्व आता है, इसके लिए हमें कौन सा टेस्ट करना पड़ता है, इसके लिए हम लोग करते हैं टेंसाइल टेस्ट, ठीक है, जिसमें कि हम स्पेसिमन को लेते हैं अपने और उनको क्या करते हैं, मतलब उनके दोनों साइड्स पे ग्रिप्स के अंदर उनको फिक्स कर दिया जाता है और उसके ऊपर टेंसाइल फोर्सेस लगाए जाते हैं, ठीक है। और फिर जो वो डिफॉर्मेशन शो करते हैं उसको देखा जाता है और फिर उसी के बेसिस पे हम लोग ये कर्व बनाते हैं, ठीक है। डिफॉर्मेशंस दिए जाते हैं और डिफॉर्मेशन के थ्रू स्ट्रेस निकाला जाता है, ठीक है। तो इसको टेंसाइल टेस्ट के थ्रू ही हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है, जिससे कि हम फर्दर जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी स्टील की, वो फाइंड आउट करते हैं। Okay, so now in WSM, if the critical depth of neutral axis is equal to K into D, where D is effective depth of beam, then what is the value of K for steel 500 and concrete M25? Okay, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू डी है। ओके, तो ये कह रहा है कि अगर डी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल हमारी इफेक्टिव डेप्थ है तो के की क्या वैल्यू होगी। अब ये समझिए आप कि जब भी हम वर्किंग स्ट्रेस की डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जो हमारी के की वैल्यू होती है वो होती है एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी, ठीक है। अब इस ये वैल्यू आई कहाँ से, देखिए ये मैंने आपको जब मैंने रिवीजन कराया था तो उसमें बताया था कि ये वैल्यू आई कहाँ से है, ठीक है। तो ये वहाँ से आप देख लीजिएगा कि कैसे ये वैल्यू आई है। बाकी आपको ये वैल्यू याद करनी है कि के की जो वैल्यू इसमें होती है वो एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी होता है, जिसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एम अपॉन एम प्लस सिग्मा एस टी अपॉन सिग्मा सी बी सी, ठीक है। सो नाउ ये जो टर्म होती है इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस रेशियो। तो इस फॉर्म को हम लोग कभी कभी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एम अपॉन एम प्लस आर, ठीक है। अब जब देखिए, जब हम इसमें इस फॉर्मूले में अगर मैं एम की जगह 280/3 सिग्मा सी बी सी लिख दूँ, इसकी वैल्यू रख दूँ, तो उसके बाद जो वैल्यू आती है वो आती है 93.33 अपॉन 93.33 इंटू सिग्मा एस डी। सो ये वैल्यू आपकी निकल के आती है, ठीक है। सो ये 3 वैल्यू है। कभी कभी क्वेश्चन आपका इस तरह से भी पूछ सकता है कि वो पूछ लेगा फार्मूला कि के का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, के का जो फार्मूला है वो क्या होता है, ठीक है। सो इस तरह से भी पूछ सकता है, इस तरह से भी पूछ सकता है। तो ये तीनों फॉर्म आपको पता होने चाहिए के की, ठीक है। इन द एंड मैंने आपको पिछली बार भी रिवीजन में बताया था कि इसकी एक टेबल होती है जो आपको याद होना चाहिए, जैसे कि हम लोग LSM में याद करते थे, ठीक है। M250 415 और 500 के लिए के की वैल्यू फाइंड आउट करते थे ना, याद करते थे ना, विच इज़ 0.53 0.48 0.46, ऐसे ही इसमें भी होती है, ठीक है। तो ग्रेड ऑफ स्टील होता है और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होती है वैल्यू ऑफ के, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि जो फाइनली हमारे के की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इट डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ स्टील। सो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि जो के की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, तो इट ओनली डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ स्टील। इसीलिए हम लोग FE 250 415 और 500 के लिए कुछ वैल्यूज़ हैं जो याद करते हैं इसमें, ठीक है, जो हमें पता होनी चाहिए।
ठीक है। तो ये वैल्यूज़ होती हैं 0.404 Fe250 के लिए, यहाँ पर मैं Fe भी लिख देती हूँ। Fe415 के लिए यही वैल्यू 0.288 हो जाती है, और 500 के लिए 0.25। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अब हमारे से क्या पूछा गया है, Fe500। सो वी नो Fe500 के लिए 0.25 वैल्यू होती है, सो इट इज़ 0.253। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है। तो आप ये इसको नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो मैं बता भी सकती हूँ कि ये वैल्यू आई कहाँ से है। तो इसके लिए आप देखो, अभी मैंने आपको एक स्ट्रेस कर्व समझाया था, ठीक है, कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है वो हमारा क्या होता है, थोड़ा मैं समझा ही देती हूँ। ठीक है। तो ये सिग्मा CBC होता है हमारा, और ये होता है सिग्मा ST/M बैलेंस सेक्शन के केस में। ठीक है। क्योंकि बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, हमारे जो स्ट्रेसेस होते हैं वो अपनी परमिसिबल वैल्यू पे पहुंच जाते हैं, दोनों स्ट्रेसेस, इन कंप्रेशन जोन भी और इन टेंशन जोन भी। इसीलिए हमने यहाँ पे एक्सट्रीम फाइबर पे जो स्ट्रेसेस दिए हैं वो सिग्मा CBC और सिग्मा ST/M लिए हैं। नाउ ये जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या होगी, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जो कि यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कही जाएगी। ठीक है। अगर हम सिमिलर ट्रायंगल से देखें, सो सिमिलर ट्रायंगल में ये जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सिग्मा CBC/XC इक्वल्स टू सिग्मा ST/M अपॉन XC। ठीक है। सो इसी को ही आफ्टर डेरिवेशन, ठीक है, आफ्टर डेरिवेशन जो है यहाँ से XC की वैल्यू आ जाती है, और ये जो वैल्यू आ जाती है वो ये होती है। ठीक है। जिसमें कि K की वैल्यू ये होती है, और इसको आप D से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी XC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है। तो इस तरह से फाइंड कर लेते हो। मैं यहाँ से D हटा देती हूँ, आपको लगेगा किसके साथ होता है, बट आपको बता रही हूँ कि ये जो वैल्यू आती है वो ये यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो, ये फार्मूला यहीं से आता है। ठीक है। चलो, आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन RCC बीम एज द परसेंटेज एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील इंक्रीजेज, तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीज करेगी, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डिक्रीज करेगी, या फिर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस चेंज नहीं होगी और लीवर आर्म इंक्रीज करेगा। ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी कि हम लोग जो परसेंटेज निकालते हैं एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील का वो कैसे निकालते हैं। ठीक है। सिंस हमने LSM में पढ़ा है कि जो PT परसेंटेज होता है वो होता है AST/BD × 100। ठीक है। ये हमारा होता है AST/BD जनरली जो होता है एक्चुअल में। ठीक है। नाउ इफ़ वी कंसिडर, एक हम सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। ओके। और इसका अगर हम एक मॉडिफाइड सेक्शन बना लेते हैं, इसका मैं मॉडिफाइड सेक्शन जब बनाऊंगी, सो आई कैन मेक इट लाइक दिस। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने एरिया ऑफ स्टील थी उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया कंक्रीट के एरिया में। ठीक है। जो कि जिसका एरिया हो जाएगा MEST। ठीक है। व्हेन वी कन्वर्ट दिस स्टील इनटू कंक्रीट तो वो MEST हो जाता है। बाकी इसकी जो विड्थ होती है हमारे सेक्शन की वो है P। ठीक है। नाउ वी सी दी स्ट्रेस वेरिएशन इन WSM। तो क्या होता है, वी नो कि जो स्ट्रेस का वेरिएशन है वो है हमारे पास, वेयर इज़ द न्यूट्रल एक्सिस, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड द न्यूट्रल एक्सिस। सो न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर होगी कहीं पे। ठीक है। ना इसके अकॉर्डिंग अगर मैं अपना स्ट्रेस का डायग्राम बनाती हूँ तो कैसे बनेगा, ओके, सो इट विल गो लाइक दिस। ठीक है। जिसमें कि ये जो वैल्यू होगी मेरी टेंशन में, जो स्ट्रेस रहेगा, जो यहाँ पे मेरा फोर्स लग रहा है टेंशन का, ठीक है, इसमें इसकी वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी सिग्मा ST/M। ठीक है। यहाँ पे मैं टेंसाइल फोर्स लगेगा, और यहाँ पे जो स्ट्रेसेस होंगे एक्सट्रीम फाइबर में वो होंगे सिग्मा ST/M, और हेयर इट इज़ सिग्मा CBC एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दी बैलेंस सेक्शन। ठीक है। सो नाउ फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ अ सेक्शन we know we can write
C इज इक्वल्स टू T, ठीक है। सो कंप्रेसिव फोर्स को अगर हम टेंसाइल फोर्स में कन्वर्ट लिख सकते हैं फॉर द इक्विलिब्रियम सेक्शन, ठीक है। और हमारा जो C आएगा वो यहाँ पर लगेगा, जो कंप्रेसिव फोर्स है कंप्रेशन जोन में, वो इट विल एक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ XU/3 पे लगता है, ठीक है। एंड दिस डिस्टेंस इज D, नो सॉरी, this is C and this distance is D, okay। so now C को हम कैसे लिख सकते हैं, C को हम कैसे लिखेंगे, so the stress multiplied by the area, so area हमारा क्या होगा 1/2 into XU into this thickness, कितनी हो जाएगी, ये विड्थ हमारी B हो जाएगी, ठीक है। बाकी टेंसाइल एनफोर्समेंट में जो एरिया टेंशन जोन का रहेगा वो रहेगा सिग्मा ST/M एंड इट्स एरिया विच इज़ MAST, ओके। सो यहाँ से ये कर सकते हैं। अगर मैं इसी इक्वेशन से AST/B निकाल लूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास, सिग्मा CBC इंटू XU बाई सिग्मा ST, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 2, सो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर लूँ T से दोनों साइड, हेयर एंड हेयर, सो मैं इसको क्या कह सकती हूँ, इसको मैं PT कह सकती हूँ विच इज़ सिग्मा CBC बाई सिग्मा ST मल्टीप्लाइड बाई XU/2D, ठीक है। और इसी को मैं PT परसेंटेज भी कर सकती हूँ, इफ़ आई मल्टीप्लाइड बाई 100 तो ये सिग्मा ये PT परसेंटेज बन जाएगा, ठीक है, जिसको मैं इंटू 50 ये लिख सकते हैं। सो दिस इज़ माई इक्वेशन ऑफ PT परसेंटेज, ठीक है। तो जो हमारा परसेंटेज रेनफोर्समेंट होता है, टेंसाइल रेनफोर्समेंट जो होता है वो होता है सिग्मा CBC बाई सिग्मा ST XU/D इंटू 50, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि जो सिग्मा CBC है ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, ये भी कांस्टेंट है, D की भी एक वैल्यू कांस्टेंट है। तो हमारा जो PT है वो किस पे पर डिपेंड हो गया, XU पे, ठीक है। सो इसीलिए अगर XU बढ़ेगा तो हमारा, अगर हम कह रहे हैं कि PT परसेंटेज बढ़ा रहे हैं तो हमारे XU की वैल्यू बढ़ेगी। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से कि एज द परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीजेज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीजेज, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इसमें ना एक और फॉर्म में इस फॉर्मूले को एक और फॉर्म में दिया जाता है, तो इसको भी आप देख लो। अगर मैं इस जो हमारा स्ट्रेस डायग्राम है, ये जो मेरा स्ट्रेस डायग्राम है, इसको मुझे पता है यहाँ पे ये सिग्मा CBC है, ये हमारा सिग्मा ST/M है, ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज XU, ओके, एंड दिस डिस्टेंस इज D-XU, ओके, इतना मुझे पता है। इसमें अगर मैं सिमिलर ट्रायंगल लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, सिग्मा CBC बाई XU इक्वल्स टू सिग्मा ST/M D-XU, उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर अगर मैं सिग्मा CBC और सिग्मा ST की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा XU/M D-XU, ठीक है। नाउ आई विल पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो मेरी PT परसेंटेज की जो वैल्यू एक और फार्मूला निकल के आ जाएगा जो कि होगा XU/M D-XU इंटू XU/D इंटू 50, ठीक है। फ्रॉम हेयर द फाइनल फार्मूला is 50 into XU square divided by M into D minus XU, और if it is of journal term, अगर मैं नॉर्मल सेक्शन की बात कर रही हूँ, ठीक है, वो बैलेंस सेक्शन नहीं है, एनी सेक्शन, तो उसके लिए इसको मैं लिख सकती हूँ 50x स्क्वायर इंटू MD इंटू D माइनस X। सो दिस इज़ द इक्वेशन जो आपकी कभी कभी इस फॉर्म में भी पूछी जाती है, ठीक है। सो दिस टू फॉर्म आर इम्पॉर्टेंट, एक ये और एक ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसा भी आपको वैल्यू दी होगी उस हिसाब से आप PT परसेंटेज को निकाल लेना, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम ऑफ 300 mm विड्थ एंड 750
mm effective depth is provided with 2000 mm square steel. If the modular ratio is 15, the depth of the neutral axis will be. So from here depth of neutral axis पूछ रहा है. अभी हमने critical depth of neutral axis देखी, ठीक है. Now we know कि जब भी हमें डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी होती है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है b इंटू एक्स ए स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू एम ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए. ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का होता है. अब ये फार्मूला कहाँ से आया? ये फार्मूला जब हमने अभी आपको बताया था पीछे, ठीक है, यहाँ से देख लो, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक, तो अगर मैं इस वाले डायग्राम को देखूँ, ठीक है, इस वाले डायग्राम को देखूँ, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इस जब भी हम मोमेंट ऑफ एरिया निकालते हैं कंप्रेशन जोन का और टेंशन जोन का, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो मोमेंट ऑफ एरिया है हमारे कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन, उसका इक्वेट कर देते हैं. एंड व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ एरिया, कि ये हमारा जो एरिया है, इसको एरिया इनटू इसकी जो डिस्टेंस है सेंट्रॉइड की, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, तो अगर मैं इस एरिया का, सपोज़ ये ए एरिया है, A1 एरिया है, इसका मैं अगर मोमेंट ऑफ एरिया निकालती हूँ, मोमेंट ऑफ एरिया, तो कितना आएगा? ये हो जाएगा b इंटू एक्स ए, ठीक है, इंटू दी सेंट्रॉइडल डिस्टेंस, क्या हो जाएगी? एक्स ए बाई 2. ठीक है, ऐसे ये हमारा मोमेंट ऑफ एरिया हो जाएगा A1 का. ऐसे ही मैं मोमेंट ऑफ एरिया अगर हमारे स्टील सेक्शन का निकालूं, जिसको मैं A2 बोलती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? MAST इंटू डी माइनस एक्स ए, बिकॉज इसकी जो डिस्टेंस रहेगी, इसकी सेंट्रॉइड की न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी डी माइनस एक्स ए. ये डी माइनस एक्स ए हो गई वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ से यही जो इक्वेशन है, ये इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं? इक्वेट कर देते हैं. सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देते हैं, तभी हमारी ये इक्वेशन बनती है. ठीक है, कि जहाँ पे कहते हैं मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ कंप्रेशन जोन इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ टेंशन जोन. ये करके हमें ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है, b इंटू एक्स ए स्क्वायर बाई 2 MAST डी माइनस एक्स ए. तो अब जो मैं वैल्यूज़ दी हुई हैं वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. वी नो b की वैल्यू है 300. इफेक्टिव डेप्थ इज़ प्रोवाइडेड इफ़ द मॉड्यूलर रेशियो इज़ 15. हमें क्या निकालना है? एक्स ए ही तो निकालना है. एक्स ए स्क्वायर बाई 2 m इंटू AST निकालना है, एरिया ऑफ द स्टील. एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है 2000, तो यहाँ पे 2000 हो जाएगा. डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमारी क्या है? 750 माइनस एक्स ए. ठीक है, तो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी 150 एक्स ए स्क्वायर प्लस 30,000 एक्स ए माइनस 225. ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी. जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ से आपके एक्स ए की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 300 mm. ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी ऑप्शन सी हो जाएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इफ़ द मॉड्यूलर रेशियो इज़ एम, स्टील रेशियो इज़ आर, जिसको हम लोग, ये स्ट्रेस रेशियो होता है, गलत लिखा है यहाँ पे. स्ट्रेस रेशियो इज आर एंड ओवरऑल डेप्थ ऑफ अ बीम इज़ डी. सो द डेप्थ ऑफ द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम इज़. सो अभी हमने देखा कि जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है, ठीक है, जिसको हम लोग एक्स सी बोलते हैं, वो क्या होती है हमारे पास? के इंटू डी. जहाँ पे के की जो वैल्यू होती है वो होती है एम अपॉन एम प्लस आर इंटू डी होती है. ठीक है, ये वैल्यू होती है. तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी. ठीक है, विद यूजुअल नोटेशन द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ बैलेंस सेक्शन इज गिवन बाय. डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ बैलेंस सेक्शन. ठीक है, तो अभी हमने देखा कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बैलेंस सेक्शन की क्या थी. यहाँ से देख लेते हैं डेप्थ
डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर बैलेंस सेक्शन। ठीक है, तो ये यहीं से तो हमने फाइंड की थी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अपॉन बैलेंस सेक्शन। तो इसी को मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। ठीक है, सो वी नो कि सिग्मा सी बी सी अपॉन एक्स सी इक्वल्स टू सिग्मा एस टी बाई एम अपॉन डी माइनस एक्स सी, ये होता है ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, सिग्मा सी बी सी को बोला है सी, जो यहाँ पे इनका सी है वो सिग्मा सी बी सी है, जो टी है वो है सिग्मा एस टी। ठीक है, और इन्होंने एन जो है वो एक्स सी को बोला है। यहाँ इन्होंने दिया नहीं है क्वेश्चन में, बट वी आर अज्यूमिंग इट कि ये यही बोल रहे हैं। ओके, सो इस टर्म में जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी बाई एन, और ये हो गया टी बाई एम इंटू डी माइनस एन। ओके, तो यहाँ से जब हम लोग m इंटू सी बाई टी लिखेंगे तो वो हो जाएगा n अपॉन डी माइनस एन। n अपॉन डी माइनस एन कौन से ऑप्शन में है, एम सी बाई टी डी एन अपॉन डी, ये ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर फॉर अ बैलेंस सेक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर जो है बैलेंस सेक्शन के लिए किस तरह से एक्सप्रेस्ड होता है। सो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर क्या है आपका, के। ठीक है, जो कि होता है एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। ठीक है, सो ये होता है, कौन से ऑप्शन में दिया है आपका, सिग्मा सी बी सी माइनस ये तो नहीं होगा, एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी माइनस ये भी नहीं होगा, सिग्मा सी बी सी, ये ऑप्शन डी। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Now, if D and X are the effective depth and depth of the neutral axis respectively of a singly reinforced beam, so the lever arm of the beam is, lever arm आपके बीम की क्या रहती है। ठीक है, तो देखो जब भी हम स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व हमारा बनता है, जब भी हम स्ट्रेस का जो स्ट्रेस प्रोफाइल हमारा रहता है W, ठीक है, तो ये हमारा सिग्मा सी बी सी रहता है, ये होता है सिग्मा एस टी बाई एम। तो जो यहाँ पे हमारा टेंशन होता है ना, वो हम इस तरह से मानते हैं, और ये जो होता है सेक्शन, क्योंकि हमारा जो कंक्रीट होती है वो इफ़ेक्टिव तो होती नहीं है टेंशन जोन में, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ऐसे करके शेडेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि जो टेंशन है, टेंशन जोन में जो टेंसाइल फोर्स है या जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कंक्रीट ले रही है, तो टेंसाइल फोर्स होगा वो जहाँ पे हमारी रेनफोर्समेंट है वहीं पे आएगा टोटल। ठीक है, बट इन कंप्रेशन जोन, ये हमारा जो कंप्रेशन जोन है ये इफ़ेक्टिव है हमारा कंप्रेशन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो कंक्रीट है, यहाँ इस पोर्शन की जो कंक्रीट है वो इफ़ेक्टिव है हमारे कंप्रेशन जोन में, तो इस पूरे को कंसिडर किया जाएगा। इसीलिए जब इसमें हमारा कंप्रेसिव फोर्स आएगा तो वो आएगा, ये जो हमारी डिस्टेंस है विच इज़ एक्स सी, इसके सेंट्रॉइड पे आएगा। ठीक है, और ट्राइंगल सेक्शन का सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है, एक्स सी बाई 3 पे होता है। ठीक है, तो एक्स सी बाई 3 की डिस्टेंस पे हमारा सी लगेगा। ठीक है, ये आपको पता हो गया। अब ये जो दोनों फोर्सेस होते हैं, इन दोनों फोर्सेस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग लीवर आर्म बोलते हैं। तो यहाँ से जब मैं लीवर आर्म की डिस्टेंस निकालूंगी तो कितनी निकल के आएगी, बताना ज़रा। देखो ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इफेक्टिव डेप्थ है हमारी। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा लीवर आर्म निकल के आएगा वो निकल के आएगा डी माइनस एक्स सी बाई 3। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस हमारी डी हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हो गई एक्स सी बाई 3। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बिकॉज दिस डिस्टेंस इज़ एक्स सी बाई 3, तो डी में से एक्स सी बाई 3 माइनस करेंगे तो लीवर आर्म आ जाएगा। सो डी माइनस एक्स सी बाई 3, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अ अंडर रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन इज़। सो अंडर रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या लेते हो आप, मैंने आपको बताया था कि जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं हम लोग अंडर रेनफोर्स सेक्शन में, वो हम लोग स्टील वाला कंसिडर करते हैं, जो हम टेंशन जोन में निकालते हैं वो कंसिडर करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज इन अंडर रेनफोर्स सेक्शन जो हमारे टेंशन में
पहले ही जो मतलब जो स्ट्रेसेस होते हैं टेंसाइल स्ट्रेसेस, वो अपनी परमिसिबल स्ट्रेसेस जो उसकी वैल्यू है उस पर पहले पहुंच जाते हैं बिफोर कि कंक्रीट अपनी परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंचे। ठीक है, इसमें स्टील पहले फेल हो जाती है कंपेयर टू कंक्रीट, ये माना जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से कंक्रीट जो होती है वो अपनी परमिसिबल वैल्यू तक पहुंच नहीं पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिग्मा जो सिग्मा हमारी स्ट्रेसेस आते हैं, जिसको हम लोग जो हमारे स्ट्रेसेस आते हैं FCBC जो आता है वो अंडर एनफोर्स सेक्शन में सिग्मा CBC से कम होता है, और जो FST आते हैं वो हमारे सिग्मा ST से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सिग्मा ST लेते हैं, क्योंकि सिग्मा ST हमें सर्टेनली मिलता है और FCBC हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर हम FCBC के थ्रू लेंगे तो। ठीक है, तो इसमें सिग्मा ST AST D - XA/3 ये हमारा फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का हमारा फार्मूला क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर। कंप्रेसिव फोर्स हमारा कंप्रेसिव फोर्स नहीं होगा इसमें, क्योंकि अंडर एनफोर्स सेक्शन है, तो यहाँ पे हो जाएगा टेंसाइल फोर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेंसाइल फोर्स, और टेंसाइल फोर्स क्या है, सिग्मा ST AST एंड द लीवर आर्म इज D - XC/3। ठीक है, यहाँ पे इसको XC बोल देंगे। ठीक है, ये हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर M150 ग्रेड कंक्रीट 1:2:4 द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर इज। सो यहाँ पे 150 ये गलत दिया है, M15 ग्रेड है ये, और आपसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर पूछा है। ठीक है, जब भी हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं इक्विवेलेंट सेक्शन का, इक्विवेलेंट सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलता है, तो वो हो जाता है हम लोग QBD²। ठीक है, उसको हम लोग लिखते हैं QBD²। ओके, और जहाँ पे जो Q होता है वो होता है हमारे पास हाफ इंटू सिग्मा CBC इंटू K इंटू J। ठीक है, तो ये जो J होता है इसको स्मॉल j बनाते हैं हम लोग। सो ये जो J होता है ये हमारा होता है लीवर आर्म कोफिशिएंट। ओके, दिस इज़ अ लीवर आर्म कोफिशिएंट। ये कौन सा है, ये है न्यूट्रल एक्सिस कोफिशिएंट। सिग्मा CBC आपको पता है, एंड ये जो J की वैल्यू होती है ये होती है 1 - K/3। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप सब वैल्यूज पुट करें तो सिग्मा CBC की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1/2 इंटू FCK/3 इंटू K की वैल्यू। सो फॉर M15 K की वैल्यू कितनी होती है, K की वैल्यू तो हमारे उस पर डिपेंड करती है, ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करेगी। सो हम यहाँ पे मानेंगे क्योंकि दिया नहीं है, तो वी अज्यूम FE 250। ठीक है, एंड फॉर FE 250 K की जो वैल्यू होती है वो 0.404 होती है, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम 0.4 ले लेते हैं कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से J कितना हो जाएगा, 1 - 0.4/3। सो इसको फाइंड आउट कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 1/2 इंटू 15/3 इंटू 0.4 इंटू 1 - 0.4/। ठीक है, जब आप इसको फाइंड आउट करोगे सारी वैल्यूज़, तो आपका वैल्यू निकल के आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.87। ठीक है, सो दिस इज़ योर वैल्यू 0.87। सो द ऑप्शन इज़ ऑप्शन A। ठीक है, ये इस तरह से आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर निकल के आता है, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर, एंड दिस इज़ इन इक्विवेलेंट सेक्शन। ठीक है, इकोनॉमिकल परसेंटेज ऑफ स्टील इन RCC सेक्शन। इकोनॉमिकल परसेंटेज ऑफ स्टील, जो भी हमने परसेंटेज ऑफ स्टील लिखा था उसको हम लोग कभी कभी इकोनॉमिकल परसेंटेज ऑफ स्टील भी बोलते हैं। तो ये जो PT परसेंटेज होता है इसी को बोला जाता है इकोनॉमिकल परसेंटेज ऑफ स्टील। ठीक है, और इसकी वैल्यू अभी पीछे मैंने देखी थी कितनी होती है, 50x² इंटू D - XC। सो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन A हो जाएगा। ठीक है, दो फार्मूले अभी हमने देखे थे पीछे, वहाँ से आप देख लीजिएगा और ये फार्मूला याद कर लीजिए।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेलियर ऑफ एन ओवर रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज़ ड्यू टू। सो ओवर रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम में क्या होता है? ओवर रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम हमारा वो बीम होता है जिसमें कि जो कंप्रेशन जोन के जो स्ट्रेसेस होते हैं वो अपनी परमिसिबल स्ट्रेसेस पे पहुंच जाते हैं, पहले पहुंच जाते हैं कंपेयर टू टेंशन जोन में जो स्ट्रेसेस होते हैं वो उनके। ठीक है, तो टेंशन जोन में स्ट्रेसेस अपने परमिसिबल वैल्यू से पहुंच नहीं पाते, बट कंप्रेशन जोन के स्ट्रेसेस वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, और इसको दूसरे टर्म्स में बोल सकते हैं कि जो हमारा इस केस में जो हमारा एक्स आता है या एक्स से आता है, इट इज़ ग्रेटर देन एक्स सी। ठीक, तो ये होता है। और ओवर रेनफोर्स सेक्शन में ये हो जाता है कि जो फेलियर होता है वो कंप्रेशन फेलियर होता है, बिकॉज जो हमारा FCBC होता है, जो स्ट्रेसेस होते हैं हमारे कंप्रेशन सेक्शन में, ठीक है, वो हमारे परमिसिबल स्ट्रेसेस तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, बिकॉज वो परमिसिबल स्ट्रेस तक रीच कर जाते हैं, बट जो हमारे स्टील के स्ट्रेसेस होते हैं वो हमारे FCB जो सिग्मा ST है उससे कम रहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से कंक्रीट क्योंकि अपने मैक्सिमम स्ट्रेसेस तक पहुंच गई है तो वो कंप्रेशन में फेल होती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कंप्रेशन फेलियर बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने रिवीजन में ये भी पढ़ा था कि इसको हम लोग प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर भी कहते हैं। ठीक है, जो अंडर रेनफोर्स होता है उसे सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर कहा जाता है और इसको प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर। ठीक, इसमें लिख भी देती हूँ मैं, प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर। ठीक है, प्राइमरी इसलिए है क्योंकि पहले कंप्रेशन में फेल हो रही है, इसी वजह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेज अर्लियर देन दैट इन स्टील द बीम सेक्शन इज कॉल्ड। सो देखो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है कि द डेप्थ ऑफ RCC सेक्शन ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज मोर देन दैट ऑफ क्रिटिकल सेक्शन एक्सिस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट रीचेज अर्लियर देन दैट इन स्टील, कि जो परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं कंक्रीट में वो पहले पहुँच गए कंपेयर टू स्टील। मीन्स जो हमारे FCBC हैं वो तो सिग्मा CBC की वजह से हो गए, बट जो हमारा FST है वो अभी नहीं है सिग्मा ST के बराबर। इस पहली कंडीशन में ये बोल रहा है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि द डेप्थ ऑफ RCC सेक्शन ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज मोर देन दैट ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। मीन्स जो एक्सिस है, जो XA है वो हमारे XC से बड़ा है। तीसरे में क्या पूछ रहा है कि द सेक्शन इन विच द एरिया ऑफ टेंशन स्टील इज सच दैट एट द अल्टीमेट लिमिट स्टेट द अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इज रीच्ड, however the tensile strain in reinforcing steel is less than the yield strain, then it is known as। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारे जो स्ट्रेन है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेन है, ठीक है, वो तो अपनी जो अल्टीमेट स्ट्रेन है वहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेन तक पहुँच गया। ठीक है, कि अगर मैं इसको इस तरह से बोल दूँ, ये अपने जो उसके अल्टीमेट स्ट्रेन थे, ठीक है, जो अल्टीमेट स्ट्रेन था वहाँ तक पहुँच गया। ये पहुँच गया बोल सकते हैं इसको, बट जो स्टील वाला था वो अभी नहीं पहुँचा है। ठीक, तो अब इस केस में क्या होता है, अभी हमने देखा कि ये जितनी भी कंडीशन होती हैं ये हमारे कौन से सेक्शन के लिए रहती हैं? ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ओके, तो ये कंडीशन हमें ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में देखने को मिलती है। इस क्वेश्चन को कई टाइप से पूछा जा सकता है। अब एक और क्वेश्चन इसको इस तरह से पूछ सकते हैं कि द सेक्शन इन विच स्टील इज़ नॉट फुली स्ट्रेस्ड, ठीक है, व्हेन द स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेस मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरह से भी पूछ सकता है। इसको कई मेथड, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि द स्ट्रेन इन स्टील रीचेज इट्स अल्टीमेट वैल्यू अर्लियर दैन स्ट्रेन इन कंक्रीट। सेम भाई जो पिछला था अभी। अब पिछले वाले में क्या था कि कंक्रीट में पहले स्ट्रेन पहुंच रहा था, कि जो अब इसमें कह रहा है कि जो स्ट्रेन है स्टील का वो अपनी जो इसकी वैल्यू थी वहाँ तक पहुँच गया, अल्टीमेट स्ट्रेस तक, अल्टीमेट स्ट्रेस की जो वैल्यू है वहाँ तक पहुँच गया। ठीक है,
बट कंक्रीट की बात करेंगे तो वो अभी नहीं पहुंचा है। ठीक। दूसरा है कि द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन इज़ लेस देन द बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है हमारा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वो हमारे बेंडिंग मोमेंट, जो हमारा बेंडिंग मोमेंट जो हम लोग लोड के ड्यू टू लोड जो आता है हमारी स्ट्रक्चर पे जो आता है वही होता है ना बेंडिंग मोमेंट, उससे कम है। तीसरा कि द सेक्शन इन विच कंक्रीट इज़ नॉट फुली स्ट्रेस टू द परमिसिबल वैल्यू व्हेन स्ट्रेस इन स्टील रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तीसरी, तो ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी थी। तीसरी कंडीशन में ये कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो आपका FST है वो आपका सिग्मा ST के बराबर हो गया, और जो आपका FCBC है वो आपका अभी भी सिग्मा CBC से कम है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन क्या होती है, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन की कंडीशन होती है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन, इतने तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, यू शुड नो दैट। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन अ अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन द वैल्यू ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस XA एंड द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस XC आर रिलेटेड। सो वी नो कि फॉर अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में XA जो होता है इट इज़ लेस देन XC। सो ये कंडीशन हमारी होती है। ठीक है, क्वेश्चन में देखें तो x इक्वल्स टू XC, XA ग्रेटर देन XC, XA ग्रेटर देन 2XC। तो यहाँ पे तो ये कोई भी नहीं है, ऑप्शन आपका हो जाएगा D। तो ये सारे गलत हैं, ऑप्शन D इज़ करेक्ट, नन ऑफ द अबव। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं। नाउ आई होप सारा ही टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। डेली आपको क्वेश्चन एक मैं दूंगी जो आपको सॉल्व करना है, और उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना। मैंने कल भी एक क्वेश्चन पूछा था बट किसी ने मुझे आंसर नहीं दिया है। तो आज का क्वेश्चन ये है, आप ये क्वेश्चन देख लो कि एज़ पर द वर्किंग स्ट्रेस मैथड ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट डिज़ाइन, इफ़ अ कंक्रीट हैज़ permissible compressive stress of P, then the modular ratio is approximately given as। मॉड्यूलर रेशियो कितना होगा अगर आपको परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस P दिया हुआ है तो। सो ये आपको खुद क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपको बहुत सारे नए टॉपिक सीखने को मिले होंगे, और अगर आपको कोई भी नया टॉपिक सीखने को मिलता है तो प्लीज़ उसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लिया करिए, बिकॉज यही नोट्स जो है वो आपके एग्ज़ाम से पहले आपके काम आएंगे। ठीक है, सो आप अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, एंड आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी। एंड हमारे जो भी हम कंटेंट ला रहे हैं उसको आप फॉलो करते रहिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमको बताया करिए, जिससे कि हम उस चीज़ को इम्प्रूव भी करें। अगर मेरे पढ़ाने में आपको ऐसा लगता है कि मेरी स्पीड ज़्यादा है या फिर स्लो है, ठीक है, तो आप वो सारी चीज़ें मुझे बताएं, जिससे कि हम इम्प्रूव कर सकें और आपके लिए अच्छे से अच्छा बेहतर कंटेंट लेके आएँ। अगर आपको इंडिविजुअली किसी टॉपिक में कोई दिक्कत होती है तो वो बताइएगा, तो उसको मैं एक अच्छे से एक एक्सप्लेन फॉर्म में इंडिविजुअल उसकी वीडियो लेके आऊँगी और वो आपके लिए आपको प्रोवाइड करूँगी। इस सेशन की जो भी PDF है आपको वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो आप प्लीज़ उसको देखिएगा। बाकी ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें कि हम लोग चैप्टर 3 कर रहे हैं अपना, जिसमें कि LSM के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।